इस मूवी का स्टार्ट पास्ट में होता है और हमें एक डीटी को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के दरमियान में होने वाली वॉर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ उसके अपने ही साथी उसे धोखा दे देते हैं और इस तरह वो मारा जाता है। अब उस डीटी की सिस्टर्स अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इंसानों को मारने और उनको स्लेव बनाने का फैसला करती हैं और इस काम में वो बाकी इवल डीटीज को भी अपने साथ मिला लेती हैं। अब यहाँ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर एलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के साथ एक बैरियर तोड़ने के लिए आया था, जो बैरियर जमीन और हेवन के दरमियान में था। इस बैरियर के जरिए वो इवल गॉडेस इंसानों को स्लेव बनाया करती थी। यहाँ एलिन आसमान पर बादलों के दरमियान में है और वो इस बैरियर को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो इस बैरियर को कैसे तोड़ेगा। कि उसी दौरान बादलों में से उड़ते हुए वेपन उस पर अटैक करते हैं जिसे वो अपने वेपन से कंट्रोल करता है और उसी दौरान अब बादलों में से एक गॉडेस अपीयर होती है और यहाँ एलिन का मास्टर उस गॉडेस से बात करने की कोशिश करता है, पर वो गॉडेस उसे साफ साफ कह देती है कि उसके भाई के डेथ के बदले में अब इंसानों को अपनी सोल देनी होगी। और इन्हीं बातों के दरमियान में वो एलिन और मास्टर को एक एस्ट्रोलॉब दिखाती है जिसकी हेल्प से उन्होंने जमीन और हेवन के दरमियान में ये बैरियर बनाया हुआ था। एलिन पहले तो एस्ट्रोलॉब को देखता है और फिर उस गॉडेस पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाता है। एलिन उस गॉडेस पर बहुत से अटैक करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन में इतनी पावर नहीं थी कि वो एक गॉडेस से मुकाबला करे, इसीलिए उसका कोई भी अटैक गॉडेस पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। अब जैसे ही गॉडेस एलिन पर अटैक करती है तो उस गॉडेस का अटैक एलिन पर भारी पड़ जाता है और इसी दौरान एलिन का मास्टर उनकी फाइट के दरमियान में आता है और वो गॉडेस को अपने एक ही अटैक से दूर गिरा देता है। यहाँ वो एलिन से कहता है कि मैं इस गॉडेस को संभालता हूँ और तुम जाकर उस एस्ट्रोलॉब को तोड़ो। इस तरह वो बैरियर भी टूट जाएगा और ये गॉडेस भी खत्म हो जाएगी। एलिन जल्दी से उस एस्ट्रोलॉब की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो एस्ट्रोलॉब पर अटैक करता, गॉडेस दूर से ही अपने मैजिकल फायर बॉल से उस पर अटैक कर देती है और एलिन इन फायर बॉल से बच नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर भी वो फायर बॉल उसका पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि उसके अराउंड एक सर्कल बना लेती है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं से सीन कट हो जाता है और हम एलिन को एक रूम में देखते हैं। वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन सी जगह है और बाहर जाने पर उसे फील होता है कि ये एक गाँव है और यही उसे ये भी रियलाइज हो रहा था कि शायद गाँव के लोगों ने ही उसकी जान बचाई थी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा होना शुरू हो जाता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो सीरियस फेस के साथ अपने आसपास के क्राउड को देख रही थी और यहाँ पर कुछ ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी एक कैरेज लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे और तब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मून है और ये ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उसी गॉडेस के लोग हैं जो इंसानों को स्लेव बनाया करती है और इस वक्त वो लड़की इंसानों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है। इससे पहले कि वो कैरेज में बैठती, उसका भाई उसे एक रोप की हेल्प से पीछे खींच लेता है। यहाँ वो लड़का सबको मना करता है कि वो लोग और उन डीटीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। वो लड़का अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उन ब्लैक मास्क पहने हुए आदमियों से लड़ता है और इसीलिए उन आदमियों को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी एनर्जीज को कंबाइन करते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज कर लेते हैं। वो खौफनाक दिखने वाला डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में लोगों पर अटैक कर रहा था। सभी लोग उससे डरकर दूर दूर भाग रहे थे और ये क्रिएचर अपने सामने आने वाले लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें हवा में फेंक रही थी। इस सिचुएशन में जब सारे बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहे थे, तभी मून को एक छोटी सी बच्ची रोड पर बैठी हुई नजर आती है। मून जल्दी से उस बच्ची को बचाने के लिए उसके पास जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो डीमन भी उनके पीछे आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता, यहाँ पर एर्लिंग आ जाता है और एर्लिंग उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हवा से होता हुआ बहुत दूर गिरता है और ऐसे वो ड्रैगन और उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। मून जल्दी से उठकर अपने सेवियर को थैंक्स कहती है, पर तभी विलेज का लीडर उनके पास आता है। वो उनसे कहता है कि ये खुशी मनाने का मौका नहीं है, बल्कि वो गॉडेस अब इनकार के गुस्से में हम पर बहुत बुरा हमला करेगी। इसी दौरान ओल्ड मैन के पास खड़ा हुआ एक आदमी एर्लिंग का पेंडेंट देखता है, जिसके ऊपर बने हुए सिंबल से उन्हें पता चला था कि वो एक सेवियर गॉड है और उनको लगता है कि एर्लिंग यहाँ पर इंसानों की हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ एर्लिंग उनकी बातों पर इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं कोई डीटी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डेमी गॉड हूँ। कहता है कि मैं बेशक हेवन में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इंसानों की तरह मोर्टल है, ये नहीं खत्म हो जाने वाली है। ये सब सुनने के बाद भी विलेज लीडर चाहता था कि एर्लिंग उनकी मदद करे,
और इसी के साथ वो उन्हें उस गॉडेस का स्केच भी दिखाता है जो कि गांव के लोगों को गुलाम बना रही थी। ये स्केच देखते ही एर्लिंग को याद आया था कि ये वही गॉडेस है जिससे वो हेवन में लड़ा था। ये देखते ही वो सबसे वादा करता है कि वो इविल डीटी को खत्म करने में जरूर उनकी मदद करेगा, लेकिन उस डीटी को खत्म करने के लिए उसे एक खास वेपन चाहिए जो कि स्लेयर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, और वो वेपन एक गॉड टावर के अंदर है। यहाँ मून सब लोगों से कहती है कि वो भी एर्लिंग के साथ जाएगी क्योंकि उसके पास डीमंस के रियल फेसेस को देखने वाली एक खास पावर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस वेपन को लेने के लिए निकल गए थे और रास्ते में मून एर्लिंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एर्लिंग को फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और जैसे ही एर्लिंग पीछे होकर उस आदमी को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा है वो मून का भाई ही है, और यहाँ पर उनका भाई भी उनके साथ उनके मिशन में ऐड हो जाता है। जंगल के दरमियान में उन्हें एक मिस्टीरियस रेस्टोरेंट नजर आता है। वो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। वो लोग जाकर एक टेबल पे बैठ जाते हैं और यहाँ सेकंड फ्लोर से एक बहुत ही प्यारी लड़की बाहर आती है। वो लड़की एर्लिंग के पास जाकर एर्लिंग को एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन एर्लिंग वो ड्रिंक लेने से इनकार कर देता है और औरत को अपने आगे करते हुए उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि उसे यहाँ पर सब कुछ गलत लग रहा था। और तभी वो अपने साथ मून और उसके भाई को बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सारे कस्टमर एक ही मोशन में काम कर रहे हैं। इसी दौरान मून आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो अपने पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर डीमंस का पता चलाना चाह रही थी। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसके सामने बैठी हुई लड़की के पास माउथ नहीं है, यानी उसके फेस पर लिप ही नहीं थे। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो गर्ल एक डीमन है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मून के सब कुछ सच बताने के बाद ये रेस्टोरेंट अपनी असल शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि स्केलेटन से भरा हुआ एक ओल्ड हाउस था। यहाँ अब डीमन और एर्लिंग के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। एर्लिंग डीमन पर अटैक करता है लेकिन डीमन उसके अटैक से बच जाती है और अब अपने इर्द गिर्द सारे वेपन्स को इकट्ठा करती है और उनसे एर्लिंग पर अटैक करती है। एर्लिंग उससे बचकर दूसरी तरफ भागता है। यही मून उस गर्ल की पिन पर कुछ अजीब लिखा हुआ नोटिस करती है और जैसे ही वो लड़की मून के भाई और एर्लिंग पर अटैक कर रही होती है तो मून उसके बालों से वो पिन उतार लेती है। एर्लिंग उस लड़की के अटैक से बचने के लिए अपने वेपन से एक शील्ड बनाता है और पीछे से मून को इतना टाइम मिल जाता है कि वो उसकी पिन से उस वर्ड को रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो देखती है कि टेबल पर बैठा हुआ आदमी जो पेपर पे कुछ लिख रहा था वो एकदम से गायब हो जाता है और उस डीमन के फेस पर भी लिप्स अपेयर हो जाते हैं। और अब वो लड़की उन सबको अपनी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि असल में मैं उस आदमी की लेटर से पैदा हुई थी जिससे गॉड बनने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी राइटिंग्स में गलतियाँ करना शुरू कर दी जिसकी वजह से वो मरकर एक सोल में चेंज हो गया। अब वो डीमन मून को एक कैंडल देती है और खुद हवा के अंदर डिसअपेयर हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आखिर वो अपनी डेस्टिनेशन टावर तक पहुंच ही जाते हैं, पर उस टावर के अंदर जाने से पहले उनको एक और एंट्रेंस मिलती है जिसके अंदर जाने पर उनका एक और इविल डीटी से सामना होता है। वो डीमन उनसे कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे और ये कहते साथ ही वो पूरे हॉल के अंदर बम्बू स्टिक्स खड़े कर देता है और उनको बताता है कि तुम्हें इस गेम के अंदर मेरी स्वॉर्ड को हाथ लगाए बगैर मेरी बैग से वो स्वॉर्ड निकालनी होगी और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो तुम लोग पत्थर बन जाओगे, जैसा कि यहाँ पर बहुत से लोग पत्थर बने हुए थे। और इसी के साथ वो डीमन उन पर अटैक कर देता है। मून का भाई इस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन डीमन बहुत ही तेजी से उसके पास आ रहा था और यहाँ एर्लिंग अपने वेपन की हेल्प से अपने टीममेट को उस डीमन से बचाता है। और जैसे ही एर्लिंग उस आदमी को बचाता है तो वो अपनी रोप से उस डीमन को एक ट्री पर उल्टा लटका देता है जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और इस तरह वो लोग उसे हाथ लगाए बगैर उसकी स्वॉर्ड को कैच कर लेते हैं और इस तरह वो लोग उसे हाथ लगाए बगैर उसकी स्वॉर्ड को ले लेते हैं, जिसको लेते ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि उनको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग नेक्स्ट लेवल तक पहुँचते वो डीमन नीचे उतर जाता है। अब मून का भाई उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है ताकि एर्लिंग और मून दूसरे लेवल तक पहुंच जाए और इतने में ही वो डीमन उस आदमी को एक पत्थर में चेंज कर देता है जिसके साथ एर्लिंग और मून दूसरे लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने पर अब मून बहुत ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एर्लिंग अब उसे समझाता है कि अगर हमने वो स्वॉर्ड जिसका नाम स्लेयर ऑफ गॉड है हासिल कर ली तो हम तुम्हारे भाई को भी बचा सकते हैं।
और अभी वो लोग ये बात ही कर रहे होते हैं कि उनके इर्द गिर्द हर चीज क्रिस्टल में चेंज हो जाती है और यहाँ पर एक और डीमन अपीयर होती है जो उन्हें बताती है कि अगर वो दोनों उसका स्केच सही से बनाएंगे तभी उन्हें नेक्स्ट लेवल का पोर्टल मिलेगा। और यहाँ मून अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस डीमन की असल शक्ल देखती है और इस तरह वो उस डीमन का स्केच प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं और साथ ही वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी असल शक्ल एक क्रिस्टल है। और अब ये देखते हुए कि उन दोनों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, वो डीडी उन्हें एक और पोर्टल ओपन कर देती है। लेकिन उस पोर्टल के खुलते ही यहाँ पर हर चीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और जैसे अर्लिंग और मून उस पोर्टल तक पहुँचते हैं तो अर्लिंग तो उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मून यहीं पर फंस जाती है। अर्लिंग मून को अपने पास करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तो मून उससे कहती है कि तुम जाकर वो वेपन लेकर आओ जिससे सारे इंसानों को बचाया जा सके, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और जैसे ही अर्लिंग उसका हाथ छोड़ता है तो वहाँ से वो पोर्टल गायब हो जाता है और अब अर्लिंग के सामने उसका आखिरी दुश्मन उसके रास्ते में खड़ा हुआ था, जो कि अर्लिंग से कहता है कि अगर वो उससे फाइट में जीत गया तो वो स्लेयर ऑफ गॉड के लिए उसे वो वेपन मिल जाएगा। जिसके बाद अर्लिंग सबसे पहले अपने वेपन से फायर निकालता है, लेकिन इस फायर का डीमन पर कोई असर नहीं होता और जिसके बाद अर्लिंग उस पर इलेक्ट्रिकल वेव से अटैक करता है, पर वो एनिमी उन्हीं वेव की हेल्प से अर्लिंग को पकड़कर बहुत दूर फेंकता है। लेकिन अर्लिंग हार नहीं मानता और वो खड़ा होकर अपने करीब सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन उस अटैक से बचते हुए अब अर्लिंग को मारता है। इस बार तो अर्लिंग को लगता है कि वो हार जाएगा, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इस डीमन को हराए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए अपने दोस्तों को खोया है और अगर वो इस डीमन को ना हरा पाया तो बहुत सालों तक इंसान भी उन डीडीज के गुलाम बने रहेंगे। ये सोचते ही वो उठता है और बहुत ज्यादा जोश से अपने वेपन से उस डीमन को मार देता है और तभी वो डीमन गायब होकर उसके वेपन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके वेपन की शेप चेंज हो जाती है और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि स्लेयर ऑफ गॉड कोई ऑब्जेक्ट या वेपन नहीं है, बल्कि वो तो एक पावर है जो इंसान के अंदर आती है इविल चीजों को मारने के लिए। इसी दौरान अर्लिंग को अपने पीछे से किसी की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि मून भी अभी तक जिंदा है और इतने में ही यहाँ पर मून का भाई भी आ जाता है और वो लड़का उन दोनों को बताता है कि वो उस डीमन को हराने में कामयाब हो गया और उसको मारने से उसे पावर्स के तौर पर उस डीमन की स्वॉर्ड मिली थी। और यहाँ मून भी बताती है कि जब उसने क्रिस्टल डीमन को हराया तो उसके पास उसकी टेलीपोर्टेशन पावर आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो स्लेयर ऑफ गॉड यानी अपनी पावर्स को सेलिब्रेट करते वो टॉवर टूटना शुरू हो जाता है और वो लोग भागकर बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही अब वो गॉडेस अपीयर होती है जिसके साथ मूवी के स्टार्ट में अर्लिंग लड़ रहा था और वो उनका ये कहते हुए शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इस टॉवर को खोलने में उनकी बहुत हेल्प की और इस टॉवर के खुलने से उसके पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई हैं। और ये कहते ही अब वो गायब हो जाती है और अर्लिंग अब जल्दी से मून की टेलीपोर्टेशन पावर्स का यूज करते हुए उस गॉडेस का पीछा करता है और यहाँ पर वो तीनों मिलकर उस इविल गॉडेस से लड़ते हैं, लेकिन उन तीनों की पावर्स कंबाइन करने के बाद भी उस इविल गॉडेस की पावर बहुत ज्यादा थी और वो बहुत आसानी से उनके हर अटैक पर उन्हें हरा रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि वो गॉडेस अर्लिंग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून आना शुरू कर देता है और इसी के साथ वो अर्लिंग पर अपने एक और वेपन से अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर मून अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए गॉडेस के उस वेपन को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी थोड़ी सी पावर्स उस गॉडेस के वेपन के आगे कुछ भी नहीं थी और इस अटैक से वो अपने फ्रेंड को बचाते बचाते खुद ही मर जाती है। लेकिन यहाँ पर इसके मरने से अब अर्लिंग को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था। उसे रियलाइज हुआ था कि अपनी करीबी और कीमती हर चीज को संभाल के रखना असल गॉड की ही ताकत है और अब उसकी सबसे प्यारी फ्रेंड मरने की वजह से उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी था और यहाँ पर ये दर्द उसे पावर देता है और उसे एक गॉड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके साथ उसके फोरहेड पर उसकी तीसरी आई अपीयर होती है। और अब अर्लिंग अपना वेपन उठाते हुए उस गॉडेस के पास जाता है, जहाँ पर बार बार गॉडेस उस पर अपने वेपन से अटैक कर रही थी। लेकिन अब अर्लिंग इतना पावरफुल हो गया था कि वो उसके हर अटैक से बच सकता था। यहाँ गॉडेस इस बात से परेशान थी कि अर्लिंग को उसके किसी भी अटैक का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा और इसीलिए अब वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करती है और फिर वो अर्लिंग पर अटैक करती है। लेकिन अर्लिंग इस अटैक से भी इजीली बच जाता है और अब यहाँ पर अर्लिंग जोर से अपने वेपन को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से यहाँ हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है
और फिर वो मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले एस्ट्रोलॉब की तरफ जाता है और जैसे ही वो एस्ट्रोलॉब को निकालता है तो यहाँ पर उस गॉडेस की दूसरी सिस्टर्स भी आ जाती हैं। एर्लिंग जल्दी से उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करती हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े गॉड में चेंज कर लेती हैं। अब एर्लिंग अपनी तीसरी आई की लेजर पावर का यूज करते हुए उस मैसिव क्रिएचर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तीनों गॉडेस अब अलग-अलग होकर दोबारा जमीन पर गिरती हैं। और जैसे ही एर्लिंग उन्हें मारने वाला होता है तो यहाँ पर किसी और की एंट्री होती है और ये ओल्ड मैन वही एर्लिंग का मास्टर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और वो इन तीनों गॉडेस को एक पेपर के अंदर सील कर देता है तब तक के लिए जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास न हो जाए, और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा पावर्स हैं उतनी ही ज्यादा अब तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। जिसके बाद अब एर्लिंग दोबारा उस विलेज में जाता है जिस विलेज को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को याद करते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नेक्स्ट लाइफ में जरूर ढूंढेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।